हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और कॉन्सेप्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने 8 कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ लिए। 8 कॉन्सेप्ट अलग अलग वीडियोस में हमने कवर करें और आज 9th कॉन्सेप्ट है। और 8th कॉन्सेप्ट में मैंने 9th कॉन्सेप्ट का रेफरेंस आपको दे दिया था। और 9th का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन नंबर 35 से रिलेट करता है। जी हाँ, तो 8th कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना था अगर प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हो, हमने जाना था अगर आप पब्लिक ऑफ़र लाते हो तो पब्लिक ऑफ़र लाओगे तो आप एक डॉक्यूमेंट इशू करोगे मार्केट में इनविटेशन देने के लिए, प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में अगर आप जो भी स्टेटमेंट डालोगे वो ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं हुई, ये अनट्रू स्टेटमेंट हुई और मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुई, तो इससे इन्वेस्टर जो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सफ़र्ड होंगे, इन्वेस्टर सफ़र होंगे, उनको लॉसेस होंगे। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 34 और 35 इंट्रोड्यूस करा गया था कंपनीज एक्ट में। और 34 में तो क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, 35 में सिविल लायबिलिटी आती है। तो पहली बात तो सेक्शन नंबर 35 का डिस्कशन और हमने रेफरेंस 34 सेक्शन में किया था वीडियो नंबर 8 में कि पब्लिक ऑफर आएगा, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसमें ट्रू स्टेटमेंट डालना है। कुछ भी अनट्रू और मिसलीडिंग हुआ तो इन्वेस्टर को सफ़र होंगे लॉसेस और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आएगी 34 सेक्शन में और 35 सेक्शन में। 34 क्रिमिनल लायबिलिटी हमने पढ़ लिया, 35 पढ़ेंगे। 35 में देखिए सिविल लायबिलिटी की बात है, तो यहाँ पर कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं आने वाली, यहाँ पर कोई जेल नहीं होने वाला, कोई फाइन नहीं लगने वाला। जितना सफ़र्ड हुए लॉसेस इन्वेस्टर को उतना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कंपनी को, मॉनिटरी उसको। ये है सिविल लायबिलिटी। अगर इन शॉर्ट में 35 को बोलूं, जितना इन्वेस्टर लॉस इन्वेस्टर को हुआ है, इन्वेस्टर सफर्ड हुआ है, उतना अमाउंट कंपनी को मॉनिटरी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर जो सफर्ड हुआ है, जिसको लॉसेस हुए हैं। ये 35 है। और 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी थी तो ऑफकोर्स सेक्शन 447 में जेल भी आती है, फाइन भी आता है, बोथ भी आती है। 35 क्या कहता है, सिविल लायबिलिटी सेक्शन और सब सेक्शन पूरे पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है अगर पर्सन सब्सक्राइब करता है सिक्योरिटी कंपनी की, एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट के बेसिस पर इंक्लूडेड और ओमिशन और इंक्लूजन ऑफ एनी मैटर इन प्रोस्पेक्टस विच इज मिसलीडिंग। मतलब एक पर्सन सब्सक्राइब कर रहा है कंपनी की सिक्योरिटी को और एक्ट कर रहा है एक ऐसे स्टेटमेंट पे जो उस स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करा गया है या एक स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस से एक्सक्लूड करा गया है, ओमिट करा गया है, जो मिसलीडिंग है एंड हैज सस्टेन्ड लॉस और डैमेज एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के बाद लॉस और डैमेजेस हुए हैं, तो लायबिलिटी आती है कंपनी एंड एवरी पर्सन। लायबिलिटी आती है कंपनी एंड एवरी पर्सन, और एवरी पर्सन में 5 लोग आएंगे और इन सब की लायबिलिटी आएगी कि इनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसको लॉस और डैमेज हुए हैं। तो 35 में बोल रहा है अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, कोई मैटर आपने इंक्लूड करा है या ओमिट करा है, एक्सक्लूड करा है, जो मिसलीडिंग है और जिससे इन्वेस्टर को सफ़र्ड हुए लॉसेस और डैमेजेस हुए, तो बेटा कंपनी प्लस एवरी पर्सन, जो 5 पर्सन हम अब पढ़ेंगे अभी क्लॉज ABCDE में, ये सब लोग लाइबल होंगे पे करने के लिए कॉम्पनसेशन उस पर्सन को जिसको वो लॉस और डैमेजेस हुए हैं। अब ये कौन से 5 लोग हैं बेटा? पहला वो जो कंपनी का डायरेक्टर है जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था वो। दूसरा जिसने ऑथराइज किया था हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस, जिसने ऑथराइज किया था अपने आप को कि प्रोस्पेक्टस में नाम डालने के लिए, और उसका नाम प्रोस्पेक्टस में डाला भी गया है एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, और हैज एग्री टू बिकम सच डायरेक्टर, और एग्री कर रहा है डायरेक्टर बनने के लिए आइदर इमीडिएटली या फिर ऑन एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहला तो वो पर्सन जो कंपनी का डायरेक्टर ही है, दूसरा वो पर्सन जो ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड, जिसने ऑथराइज किया था हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड, और जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में डाला भी गया है, और तीसरा जो कंपनी का प्रमोटर है। फोर्थ हर वो पर्सन जो ऑथराइज है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, हर वो पर्सन जो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए ऑथराइज है, और पांचवा वो जो एक्सपर्ट अपनी स्टेटमेंट दे रहा है सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन नंबर 5 में। ये 5 पर्सन प्लस कंपनी शेल, आगे लिखा है विदाउट प्रीजुडाइस टू पनिशमेंट विच एनी पर्सन मे बी लाइबल अंडर सेक्शन नंबर 36।
36 में भी लाइबिलिटी आती है, कह रहा विदाउट प्रीजुडाइस उस लाइबिलिटी को सेक्शन नंबर 35 अफेक्ट नहीं करता, और 35 कहता है विदाउट प्रीजुडाइस जो 36 में पनिशमेंट है उसको अफेक्ट किए बिना वो पर्सन लाइबल होगा कॉम्पनसेशन पे करने के लिए उस पर्सन को जिसको वो लॉस और डैमेजेस हुए हैं। तो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी, प्लस ये 5 पर्सन पे करेंगे, जिसमें डायरेक्टर आ रहा है जो उसने ऑथराइज किया था हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एज वेल एज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तीसरा प्रोस्पेक्टस जो कंपनी लॉ में डिफाइंड है, सॉरी प्रमोटर जो कंपनी लॉ में डिफाइंड है, प्रमोटर साफ साफ कंपनी लॉ में डिफाइंड कर रखा है कि वो पर्सन जिसके पास कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। प्रमोटर की डेफिनेशन बाकायदा दे रखी है। इसके अलावा हर वो पर्सन जो ऑथराइज था प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, और हर वो पर्सन जिसने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी थी सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन नंबर 5 में, ये सब लोग लाइबल होंगे कॉम्पनसेशन पे करने के लिए। सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 की एक्सेप्शन है, कह रहा है नो पर्सन शैल बी लाइबल अंडर सब सेक्शन 1। जो आपने सब सेक्शन 1 में पर्सन पढ़े उनकी लाइबिलिटी सब सेक्शन 2 कहता है नहीं आएगी। लाइबिलिटी कब नहीं आएगी? पहला केस, हैविंग कंसेंटेड टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उन्होंने अपना कंसेंट दिया था डायरेक्टर बनने के लिए, बट बाद में कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब एक डायरेक्टर ने कंसेंट जरूर दिया था कंपनी में, बट प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले कंसेंट अपनी विड्रॉ भी करी, और ये भी बताया कि जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था विदाउट हिज अथॉरिटी और विदाउट हिज कंसेंट इशू है। अगर ये डायरेक्टर प्रूफ कर देता है, ये डायरेक्टर प्रूफ कर देता है, बर्डन उसी के ऊपर है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा पहले आपने कंसेंट दी थी और बाद में आपने कंसेंट विड्रॉ की थी प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले, और प्रोस्पेक्टस आपके बिना अथॉरिटी और बिना कंसेंट के इशू है। आप ये प्रूफ कर दो, लाइबिलिटी आपकी नहीं आएगी सब सेक्शन नंबर 1 में, आपको कॉम्पनसेशन पे करने की नीड नहीं है। क्लॉज बी कहता है प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट नॉलेज और कंसेंट। आप प्रूफ कर दो कि प्रोस्पेक्टस आपकी बिना नॉलेज और बिना कंसेंट के इशू है। भाई 10 डायरेक्टर है, 10 में से बोर्ड मीटिंग में 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे जिन्होंने डिसीजन लिया है ये प्रोस्पेक्टस इशू करने का। 2 डायरेक्टर तो प्रेजेंट ही नहीं थे, तो हो सकता है उनको नॉलेज भी ना हो सकता है उनको कंसेंट भी ना हो उनकी। एंड ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द इशू, और जैसे उनको बाद में पता लगा कि ऐसा पब्लिक ऑफर आ रहा है, तो बेटा वो एक पब्लिक नोटिस दे, इस बात का एक पब्लिक नोटिस दे कि प्रोस्पेक्टस जो इशूड हुआ है विदाउट हमारी नॉलेज, हमारी विदाउट कंसेंट के इशू है। अगर वो इस बात का पब्लिक नोटिस दे देंगे तब उनकी लायबिलिटी सबसेक्शन नंबर 1 में कॉम्पनसेशन पे करने की नहीं आएगी। ये बात भी समझ आ गई? हम सबसेक्शन 2 में पढ़ रहे कब कब सबसेक्शन 1 में लायबिलिटी नहीं आती। पहला हमने पढ़ा जहां पर एक पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट देता है, बाद में अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेता है प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले, और ये बताता है कि बिना प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट और मेरी अथॉरिटी के इशू करा गया। क्लॉज बी कहता है अगर आप ये प्रूफ कर दो कि प्रोस्पेक्टस आपकी बिना कंसेंट और बिना आपकी अथॉरिटी के इशू करा गया है, और जैसे ही आपको अवेयरनेस आई आपने तुरंत इसका एक पब्लिक नोटिस दिया कि आपकी बिना नॉलेज के बिना कंसेंट के इशू हुआ है। तीसरा, एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट परपोर्टेड टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस की थी जो दी गई थी सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन 5 में, इस एक्सपर्ट की लायबिलिटी भी आती है। contain in what purport to be a copy of or extract from a valuation report of an expert. It was correct and fair representation of the statement, or a correct copy or correct and fair extract from or the report of valuation, and he has reasonable ground to believe and did up to at the time of the issue of prospectus believe that the person making the statement was competent to make it and the said person had given their consent required by section number 26 subsection 5 to the issue of prospectus and had not withdrawn the consent before the filing of prospectus to registrar. मान लीजिए एक्सपर्ट कह रहा है मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, और एक्सपर्ट कह रहा है मैं ओपिनियन जो दे रहा हूँ वो किसी वैल्यूएटर की रिपोर्ट के बेसिस पर दे रहा हूँ, या मैंने कोई वैल्यूएशन करी उस रिपोर्ट के बेसिस पर करी है, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि जो रिपोर्ट में कंटेंट है जिसके बेस पर रिपोर्ट तैयार करेगी है वो कंटेंट सही है, तो रिपोर्ट भी सही है और मेरी रिप्रेजेंटेशन भी सही है। तो अगर आप ये एक्सपर्ट प्रूफ कर देता है तो एक्सपर्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। और एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ ना करी हो,
प्रोस्पेक्टस की कॉपी जब रजिस्ट्रार को फाइल होती है उससे फाइल करने से पहले मतलब एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ भी ना करी हो। एक तो एक्सपर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। रिपोर्ट उसकी भी हो सकती है, किसी वैल्यूएटर की भी हो सकती है, और फैक्ट जो रिपोर्ट में दिए गए वो ट्रू है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पर रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट में कंटेंट बिल्कुल सही है, तो एक्सपर्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट एक बात और कंसेंट एक्सपर्ट को प्रूफ करनी पड़ेगी कि हमने अपनी कंसेंट अभी विड्रॉ नहीं करी और प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल हो चुकी है। तो बेटा इन 3 क्लॉज में बेटा सबसेक्शन 2 के एक्सपर्ट की लायबिलिटी नहीं आती। सबसेक्शन 3 कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के ऊपर, बिकॉज नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है। वेयर इट इज प्रूव दैट प्रोस्पेक्टस अगर इशू है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर प्रोस्पेक्टस जो इशू उसका इंटेंशन ही फ्रॉड करना था एप्लीकेंट के साथ, फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी और एनी अदर पर्सन और फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, एवरी पर्सन जो आपने सबसेक्शन 1 में पढ़ा शैल बी पर्सनली लायबल, बेटा उनकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे विदाउट एनी लिमिट, मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। फॉर ऑल और एनी ऑफ द लॉसेज और डैमेज दैट मे हैव बीन incurred by any person who subscribed to security on the basis of prospectus, हर वो पर्सन जो कंपनी की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसके प्रति उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, पर्सनली लायबल हो जाएंगे अगर ये प्रूफ हो जाए कि जो प्रोस्पेक्टस इशू करा गया था विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स, फ्रॉड करने की इंटेंशन से करा गया था। तो सब सेक्शन 3 बोलता है पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। बेटा समझ आ गई बेटा बात, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ गई और वो भी विदाउट एनी लिमिट, मतलब घर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है उनकी अटैच हो सकती है जो भी लॉस हुआ है एप्लीकेंट्स को कंपनी की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने से। और ये सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 एंड 2 पे ओवरराइडिंग इफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ बेटा सेक्शन नंबर 35 इस छोटे से वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश यही रहती है बहुत ज़्यादा खींच करना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वीडियो की लेंथ ना बढ़ाई जाए। 10 से 12 मिनट की शॉर्ट से वीडियो में आपको एक पूरा सेक्शन आपको पढ़ा दिया जाए, सारी चीज़ें उसकी बता दी जाए आपको, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट रखा जाए, ना कि उसको लेंथ को बढ़ाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ और आगे भी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो करवाऊँगा उसमें भी इसी तरह से कंटिन्यू करूँगा अपनी अप्रोच को। और अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से बेटा मैं अब आपके लिए अलग अलग और जो सब्जेक्ट हैं कैपिटल मार्केट, JIGL, उनकी भी आपको मैं कॉन्सेप्ट सीरीज़ की वीडियोस शुरू करने वाला हूँ। अभी सिर्फ CL की चल रही है। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 8 था सेक्शन नंबर 34 और कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो सेक्शन नंबर 35 है वो दोनों कंप्लीट हमारे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आएंगे, क्लैरिटी बड़ी होगी आपकी। जो आपने पढ़ा है उसके अलावा वैल्यू एडिशन में आपको कुछ ऐड ऑन हुआ होगा, कुछ एडिशन में ही मिला होगा, ऐड ऑन होगा आपकी नॉलेज में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 10 में नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ को देख रहे हैं, आप लोग को बेटा इससे कुछ वैल्यू एडिशन लगता हो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एज वेल एज शेयर द वीडियो और अपने वैल्यूएबल फीडबैक के तौर पर कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।